नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट सेट अध्ययन में उपन्यास झूठा सच। इसमें हमने पहले बहुत कुछ भाग देखे हैं और आज इसके आगे का भाग हम देखने जा रहे हैं, जो कि इस चैनल पर जैसे पीवाईक्यू क्वेश्चन, जैसे पिछले वर्ष के क्वेश्चन, इस पर भी वीडियो आधारित है। इस पर भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं और साथ ही हमने जो हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधा जो पाठ्यक्रम में है, उसमें भी हमने जो माटी की मूर्ति रेखाचित्र है यह देखा है। तो आज का वीडियो हम यह प्रारंभ करते हैं। यहाँ से उपन्यास का 13वां भाग प्रारंभ होता है। तारा को डॉक्टर नाथ पर क्रोध था, यानी तारा जो है डॉक्टर नाथ पर क्रोध करती है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अग्रवाला साहब की कोठी से लौटते समय डॉक्टर नाथ के प्रश्न के उत्तर में तारा ने कह दिया था उसकी कोई ससुराल नहीं थी, परंतु जब नाथ ने विस्मय से इस वाक्य का अभिप्राय जानना चाहा तो ससुराल में बिताई आधी रात का अनुभव और तत्संबंधी पूरी बात आप बीती बता देना सरल नहीं था। यानी वह नाथ ने जब तारा से पूछा कि ससुराल के बारे में, जो भी वहाँ ससुराल में तारा ने जो भी समय बिताया था, कुछ आधी रात, और उसके बाद फिर वहाँ घर में आग लगी और फिर तारा खुद को बचाकर भाग आई थी, यह उसको बताया और तब से वहाँ नाथ पर क्रोध आने लगा। तारा ने गर्दन झुकाए टूटते टूटते शब्दों में संक्षेप में अंग्रेजी में बताया, यानी तारा ने रुकते रुकते खुद को संभालते हुए बताया, उसे मालूम हो चुका था मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। वह मन में बैर लिए था, यानी वह नाथ जो है वह तारा से विवाह करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह तारा जो है उसको बैर लगती है, यानी गुस्सा करती है। मुझे आपने यहाँ विवश पाकर उसने बदला लेना चाहा, मेरा अपमान किया, मैंने विरोध किया, उसने बहुत मारपीट की, यानी फिर वहाँ पर गुस्सा झुंझलाहट हुआ। जो भी उसके साथ बीता वह तारा बता रही है। अचानक कुछ ही देर बाद आक्रामक हो गया और आग लग गई, यानी अचानक फिर उसका पति जो है वह आक्रामक हो गया और फिर आग लग गई और तारा जो है खुद को बचाकर भाग वहाँ से निकल आई। मैं साथ के मकान की छत पर कूद गई। घटना का सत्य ब्यौरा बहुत कष्ट से पहली बार तारा ने मुख से निकाला, परंतु कह देने पर उसे बहुत हल्कापन अनुभव हुआ। यानी उसने इतनी सविस्तरता से एक ब्यौरे के साथ, यानी संक्षिप्त में जो भी घटना घटित हुई तारा के साथ, वह तारा ने पहली बार नाथ को बताई और यह घटना बताने के बाद तारा का मन जो है वह थोड़ा सा हल्का लगने लगा था। जैसे फोड़े पर नश्तर की पीड़ा के पश्चात मवाद निकल जाने से शांति मिल जाती है। नाथ ने कोई प्रश्न नहीं किया, विस्मय या सहानुभूति का भी कोई संकेत नहीं किया। बिल्कुल निश्चल मौन अधमुंदी आंखों से सुनता रहा, यानी वो नाथ भी कुछ नहीं बोलता, वह भी शांत मौन बने रहकर सब कुछ तारा की बातें सुन रहा है। बीच में तारा बार बार होंठ काट कर चुप भी हुई, तब भी नाथ उसकी असुविधा से आँख बचाने रहा। यानी बताने के बाद तारा जो है चुप हो गई, फिर भी वह नाथ जो है आंखें बंद करे, आंखें मूंद किए हुए, यानी आंखें बंद किए हुए चुप ही रहा। तारा कह चुकी तो नाथ ने कहा पूरी के व्यवहार पर बहुत विस्मय है। फिर पूछ लिया कैंप में कैसे पहुंची, यानी फिर नाथ ने सब कुछ सुन लिया और सब कुछ सुनने के बाद फिर तुम कैंप में किस प्रकार पहुंची या किस प्रकार तुम कैंप में गई, यह पूछा। तारा अपमान और अत्याचार का शिकार होने की बात कहकर क्षणिक सहानुभूति तो पाती, परंतु सदा के लिए लोगों की दृष्टि में गिर जाती। यानी वह तारा के साथ जो भी अन्याय अत्याचार हुआ वह यदि बताती तो एक वह सहानुभूति मिल जाती थी, लेकिन हमेशा के लिए उसकी नज़र में गिर जाती थी, इसलिए तारा बताना नहीं चाहती थी। तारा यह नहीं चाहती थी उस प्रसंग की एक कहानी उसने बना ली थी, पर नाथ के सामने झूठ नहीं बोल सकती थी। यानी वह झूठी कहानी बना ली थी, लेकिन नाथ के सामने वह झूठी कहानी जो है वह बताना नहीं चाहती थी। तारा गर्दन झुकाए 5 वाक्यों में उत्तर दे दिया। गली से कोई गुंडा मुझे उठा ले गया था, उसके यहाँ से एक भल्ले
रिटायर्ड मुसलमान अफसर ने छुड़ाया। यानी एक गली से एक जा रहा था तो गली से एक इंसान ने गुंडा था उसने उठाया और फिर वहाँ से मुझे एक मुसलमान ने बचाया। मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया इसलिए वहाँ से निकल दी गई। यानी उसने तारा ने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया इसलिए वहाँ से उसको निकाल दिया गया। फिर दूसरी हिंदू स्त्रियों के साथ गुंडों की कैदी में रही भारतीय सेना ने हमें छुड़ाकर कैंप में ले रख दिया। यानी फिर वो अन्य स्त्रियों के साथ हिंदू परिवार में रही और फिर वहाँ से जो भारतीय जो सैनिक थे उन सैनिकों ने तारा का वहाँ से छुटकारा किया। क्योंकि यह देश विभाजन हो रहा था, भारत पाकिस्तान अलग हो रहा था, विभाजन हो रहा था, उस समय की घटना है। तो उस समय बहुत से मारपीट हो रहा था तो उसी में तारा जो है खुद को बचाकर वहाँ से आई थी। नाथ क्या सोचेगा, तारा ने चिंता नहीं की, उसके सामने वह झूठ नहीं बोल सकती थी। यानी नाथ क्या समझेगा, क्या सोचेगा, यह तारा ने कोई चिंता न करते हुए और झूठ न बोल सकी, जो भी है वह सच बोलने लगी थी। नाथ ने केवल एक ही वाक्य में कहा, तारा तुम बहुत बहादुर हो, बहुत साहसी हो। उसके स्वर में आदर और स्नेह छलक रहा था। यानी आदर के साथ जो नाथ जो है वह तारा का मनोबल बढ़ा रहा है कि कहता है कि तुम साहसी हो, बहादुर हो। नाथ की बात से तारा की मुद्रा बदल गई। डॉक्टर साहब आपकी बीवी आई। मीन हमारी भाभी जी खाना कैसे बनाता है। यानी वो कहती है भी बात करते हुए कि तारा कहती है कि आपकी पत्नी आ गई है और हमारी भाभी जी खाना कैसे बनाती है यह पूछ रही है। गुजारे लायक वह रसोईया तो है नहीं, दाल सब्जी रोटी बना लेता है। दोपहर में कटोरदान में खाना लाता है तो एक डिब्बे में दही ज़रूर ले आता है। यानी वो कहता है कि जो खाने लायक खाने लाने यानी भोजन करने योग्य भोजन बनाती है, खाना बनाती है, और जो रसोईया है वह बनाता है। डॉक्टर साहब यह क्यों ढंग का नौकर रखिए, खाना तो ढंग से मिलना चाहिए। यानी तारा कहती कि डॉक्टर साहब को, नाथ को, कि खाना बनाने वाला जो है वो एक अच्छा खासा रखिए क्योंकि भोजन जो है अच्छा मिलना चाहिए। हाँ चाहिए तो, पर ढंग का नौकर नहीं मिलेगा। धोखा दे गया तो एक नालायक रखा ही था, उसका नाम तो भोला था, पर सब सफाई करके ले गया, बस शरीर पर पहनने हुए कपड़े ही रह गए थे। यानी वो बता रहा है डॉक्टर नाथ कि मैंने एक अच्छा नौकर रखा था लेकिन वह मौका पाकर सब कुछ घर की साफ सफाई यानी चोरी करके गया और जो उसके शरीर पर जो कपड़े थे नाथ के वही बचे थे, बाकी सब कुछ वह चुरा कर ले गया। 400 रुपये भी वह ले गया था। डॉक्टर साहब ताला वाला नहीं लगाते, तारा ने विस्मय प्रकट किया। यानी वह ताला नहीं लगाते, इस बात पर तारा ने विस्मय प्रकट किया। लगाता तो था परंतु कपड़े वपड़े वही निकाल देता था, काम सब जानता था, बटन वटन टूट जाए, कपड़ा प्रेस करवाना हो, सब कर लेता था। कभी कभी उससे चाबी लेना भूल जाता था। यानी नाथ कहता है कि मैं ताला नहीं लगाता, जो भी कपड़े धोना, कपड़े में प्रेस करना, बटन टूटा हो तो बटन बिटाना, सब कुछ वही करता था। इसलिए वह नाथ जो है वह चाबी लेना एक बार भूल गया और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर सब कुछ घर की सफाई कर दी, यानी चोरी कर दी। नाथ ने अपनी हानि को मजाक का रूप दे दिया। यानी एक मजाकिया स्वर में नाथ बता रहे हैं। और डॉक्टर साहब आप उसे सो ही देते, बेचारे को चोर न करनी पड़ती। तारा ने नाथ के मजाक का उत्तर दिया। तारा कहती है कि डॉक्टर साहब यदि आप उसको जो उचित उसका मूल्य है या जो भी तनख्वाह है वो देते तो बेचारे को चोरी करना न पड़ती, ऐसे तारा बता रही है। तुम मुझे इतना उदार समझती हो। यानी नाथ कहता है कि तुम मुझे इतना उदार समझती हो। तारा ने पूछ लिया, भाभी जी भी सब संभाल लेता है। यानी भाभी जी जो है सब संभाल लेती थी, बेचारा बूढ़ा है, सुई में धागा भी नहीं डाल पाता तो आपको क्या सहायता मिलती। यानी वो बूढ़ा व्यक्ति था, जो नौकर था बूढ़ा था, तो वह सुई में धागा भी नहीं पिरोया नहीं जा सकता था, दिख नहीं सकता था, तो उसको सहायता कैसे मिल सकती थी। वही मुझे नहीं छोड़ेगा, उसके रहने की जगह का किराया, खाने पीने का खर्च सब बचता है। यानी वो कहता है कि वह नौकर ही मुझे नहीं छोड़ेगा, उसका रहने का, खाना पीने का जो किराया है वह बचेगा, इसलिए वह मेरे पास रहता है। खाना कुछ बेहतर ही मिलता होगा, 15-20
20 भी देता हूँ, यानी 15-20 रुपए देता हूँ, खाना जो है अच्छा खासा मिलता होगा। उसे हटा देना ठीक नहीं, बस उसका लड़का पढ़ रहा है। बेचारे ने उसकी परीक्षा की फीस के लिए 50 रुपये उधार लेकर भेजे थे। लड़के ने इंटर की परीक्षा दी है, यानी वो नौकर जो है एक बूढ़ा है, उसका एक लड़का है, वह पढ़ाई कर रहा है और उसकी पढ़ाई की शुल्क देने के लिए उस नौकर ने डॉक्टर नाथ के पास से 50 रुपये उधार लेकर भेजे हैं और वो इंटर की परीक्षा दे रहा है। तो भाभी के लिए नौकर रख लीजिए, घर में बीवी हो तो क्या नौकर नहीं रखते? भाभी उस पर नज़र भी रखेगा। यानी वो कहती है कि भाभी के लिए नौकर रखिए, क्या घर में पत्नी है तो नौकर नहीं रख सकते, ऐसा वो कह रही है। और भाभी के लिए नौकर रखिएगा, क्योंकि नौकर रखेंगे तो नाथ की पत्नी के जो भी काम है वह थोड़े कम हो जाएंगे। तारा ने मुस्कुराकर सुझाव दिया, हाँ यह तो हो सकता है, यू आर राइट। नाथ ने स्वीकार किया, जैसे यह बात पहले ही सोच लेनी चाहिए थी, यानी जैसे बात यह तारा की बात उसको अच्छी लगी। तारा को डॉक्टर का भोलापन अच्छा लगा। पूछ लिया, डॉक्टर साहब कोई आदमी भिजवाने का यत्न करूँ? यानी तारा डॉक्टर साहब का जो भी भोलापन है, जो भी सहजपन है, वह तारा को भा गया, अच्छा लगा। और कहती है तारा कि कोई एक अच्छा सा भला व्यक्ति मैं भिजवाऊँ, कोई नौकर भेजने का प्रयत्न करो। क्यों, क्या तुम्हारे यहाँ एजेंसी है? फिर डॉक्टर साहब मजाकिए छोड़ के है तो मजाकिए में पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास एजेंसी है कि नौकर देने की? डॉक्टर साहब सचमुच एजेंसी है। तारा हंस पड़ी। अर्दली दुर्गा पांडे के तो दो शायद पूरे जिले के कपड़े लड़के दिल्ली में नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं। परसों को उसी ने भेजा है पड़ोस में 2 और उसी के भेजे हुए। यानी वो कहते कि जो भी वहाँ विभाजन के आए हैं, जो भी लड़के हैं वहाँ तो काम ही ढूंढ रहे हैं और वहाँ उनको न जाने कितने काम मिल रहे हैं। और परसों जो है वह आया है और उसके पड़ोस में ही रहता है, तो ज़रूर भिजवा देना। यानी वो कहता है, नाथ जी तो है तो ज़रूर भिजवा देना। तारा ने बस का रास्ता और स्टाफ पूछ लिया, यानी बस जो भी पता है वह पूछ लिया। डॉक्टर साहब खाना खाकर जाइएगा, 8:30 हो रहे हैं। लाऊं इसलिए तो मैं बैठा हूँ। यानी डॉक्टर साहब को तारा कहती कि खाना खाकर जाइए, 8:30 बज रहे हैं। तो डॉक्टर नाथ भी कहते कि इसलिए तो बैठा हूँ खाना खाने के लिए। 1 मिनट तारा उठ गई, रसोई में जाकर देखा पूरनदेई ने क्या बनाया था। लगा यह तो कुछ भी नहीं, सोचा आते ही क्यों नहीं कह दिया मैंने। यानी वह गया और तारा जो है रसोई घर में गई और जाने के बाद पूरनदेई ने क्या बनाया देखा और फिर सोच रही कि आते ही क्यों न बता दिया कि भोजन करना है। परसों को तो तुरंत भेजा कि नीचे रेस्तरां और दूध वाले से कुछ ले आए। यानी वो परसों जो है उसको तुरंत भेजा कि कुछ सामान ले आए। गुंथा हुआ आटा तैयार था। पूरनदेई उसे गरम गरम और फुलके बना कर देती थी। यानी वो पूरनदेई जो फुलके यानी कुछ रोटियां बना कर देती थी। तारा ने परोठे बनाने के लिए कह दिया, यानी पराठे बनाने के लिए कह दिया। तारा स्वयं थाली लगा कर लाई, यानी तारा ने स्वयं खाना जो थाली परोस कर लाई। नाथ ने पूछा कि और तुम नहीं खाओगी? आप लीजिए, हो जाएगा। यानी तारा कहती कि आप लीजिए, पहले हो जाएगा, यानी मैं भी खा लूँगी। नाथ के आग्रह से तारा ने अपने लिए भी मंगा लिया। यानी नाथ ने आग्रह किया साथ में खाना खाओ तारा को, तो तारा ने उनके खुद के लिए भी खाना मंगवा लिया। नाथ ने उसकी थाली की ओर देखा, मुझे बाजार से मंगा कर खिला रही हो। सीता की शादी के दिन भी ऐसा ही मामला था। यानी वह नाथ जो है वह देखता है खाना खाते समय और तारा से कहता है कि तुम जो है वह बाज़ार से मुझे मंगवा कर खाना दे रही हो और तुम जो है घर का खाना खा रही हो। उस दिन भी तुमने ऐसा ही किया था शादी के दिन सीता के। तारा की थाली में 2 ही कटोरियाँ थी और डॉक्टर की थाली में 4। यानी तारा के थाली में जो कटोरियाँ थी वह 2 थी और डॉक्टर के थाली में 4 कटोरियाँ थी, क्योंकि डॉक्टर के लिए तारा ने कुछ जो वह पदार्थ है वह बाजार से बाहर से मंगवाए थे। तारा लज्जा से गड़ गई। क्या मालूम था ऐसा आग्रह करेंगे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा अपनी थाली में ही रख लेती। यानी वह क्या ऐसा बोलेंगे ऐसा पता नहीं था, नहीं तो वह खुद के थाली में भी थोड़ा थोड़ा लेती थी। तारा ने क्षमा मांगी, डॉक्टर साहब पहले से ख्याल नहीं किया। अच्छा, एक दिन स्वयं बनाऊंगी। यानी तारा कहती है कि क्षमा मांगती है, माफ़ी मांगती है, कहती है कि मैंने ख्याल नहीं किया, विचार नहीं किया। और वह कहती है कि
मैं इसके बाद ख्याल रखूँगी और कभी एक आध दिन मैं खुद स्वयं बनाऊँगी, इस रविवार ही सही, यानी इस रविवार को ही बनाऊँगी। इस रविवार तो नहीं, सप्ताह भर के लिए पटना जा रहा हूँ, लौट कर बताऊँगा। यानी नाथ कहते कि मैं इस सप्ताह भर के लिए नहीं हूँ, पटना जा रहा हूँ, वहाँ से यदि आऊँगा तो बताऊँगा। तारा के न करते रहने पर भी डॉक्टर ने अपनी अपनी कटोरियों से आधा आधा तारा की थाली में डाल दिया। यानी तारा नहीं कहती है, फिर भी वह डॉक्टर नाथ जो है अपनी थाली में जो भी कटोरियाँ थी वह आधी आधी कटोरियाँ तारा के थाली में डाल देते हैं। तारा उससे अगले रविवार भी चुप रही, यानी अगले रविवार भी वह चुप रही, कुछ ने बोली। नरोत्तम दिल्ली से बाहर गया हुआ था, सोचा अगले रविवार बुला लेगी। यानी नरोत्तम जो है वह किसी काम के लिए दिल्ली से बाहर गया था, तो वह आएगा तो अगले रविवार बुलवा लूँगी, नरोत्तम को भी कह देगी। परंतु मंगलवार दफ्तर में दुर्गा पांडे ने डॉक्टर नाथ के बंगले का पुर्ज पर लिखा था, यानी वहाँ पर जो था नरोत्तम भी कह देगा, लेकिन मंगलवार को दफ्तर में दुर्गा पांडे ने डॉक्टर नाथ के बंगले का पुर्ज पर लिखा था, पता लिखा था, पता लिखकर निवेदन दिया था। हुजूर माताजी आपके हुक्म से बाहर के बंगले पर आदमी भेजा था, यानी वह तारा ने आदमी भेजा था। हुजूर साहब तो शिमला चले गए हैं, आप हुजूर का जब हुक्म होगा, यानी वो नौकर को कहता है कि जब मालिक आएंगे तब देखा जाएगा। तारा को बुरा लगा, खींच भी गई आई, यह क्या, पता भी नहीं दिया। यानी वो कहती है कि तारा यह क्या, मुझे बताया भी नहीं और बिना बताए ही चले गए। तारा को थोड़ा एक अजीब सा लगा, एक बुरा लगा। कहा था पटना से लौट कर बताएंगे, जा रहे थे तो शिमला का पता देकर जा सकते थे। यानी तारा कहती है कि पटना से लौट कर बताएंगे, जा रहे तो शिमला का पता देकर जाते, आप तो कहीं सितंबर के अंत में आएंगे। तारा ने अपने आप को समझा लिया, शिकायत और नाराज़गी का मतलब क्या। एन तारा ने खुद को समझा लिया और कहती है कि आप शिकायत करके या नाराज़गी व्यक्त कर से मतलब क्या। अनायास जितनी कृपा मिले उससे ही संतुष्ट रहना उचित है, यानी जितनी कृपा मिले उससे ही संतुष्ट रहना चाहिए। मिसेज अग्रवाला की बात याद आ गई। किसी को अधिक मुँह लगते देखकर वह कह देती थी, ज़्यादा निचोड़ने से नींबू कड़वा हो जाता है। सोचा डॉक्टर साहब से पुराना परिचय ज़रूर है, परंतु जब माँ बाप भाई को खोकर भी चुप हूँ तो उन पर क्यों अधिकार जताऊँ। यानी वह एक यहाँ पर जो एक बहुत अच्छा सा वाक्य आया है, जैसे कि कहते हैं मिसेज अग्रवाला कहती थी कि वहाँ किसी को अधिक मुँह लगते, यानी किसी से अधिक बातचीत करना या किसी से अधिक नज़दीकता बनाना, तो उसमें कड़वाहट निर्माण हो जाती थी। तो कहा जाए तो कैसे वहाँ पर बताया है, ज़्यादा निचोड़ने से नींबू कड़वा हो जाता है, यानी नींबू के अंदर नींबू होता है उसके अंदर जितना रस होता है उतना ही निचोड़ना चाहिए। ज़्यादा निचोड़ोगे तो उसके जो बाहरी भाग होता है उसका अंदर की जो बूंदियाँ अंदर जाती है और उसमें थोड़ा कड़वाहटपन हो जाता है। इसलिए वह कहने का मतलब यह है कि किसी से बात करते हैं या किसी से मिलते हैं, जितना होना चाहिए उतनी ही बात करनी चाहिए, ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लगाव यदि हो जाएगा तो उसमें कड़वाहट यानी खटकता है, ऐसा यह है। ज़्यादा निचोड़ने से नींबू कड़वा हो जाता है। यह जो कथन है, यह कथन झूठा सच उपन्यास से है और यह अग्रवाला मैम बोलती है। सोचा डॉक्टर साहब से, यानी डॉक्टर साहब से पुराना परिचय था, लेकिन उसने तारा ने अपने माता पिता भाई बहन को खोया है, तो वह नात पर क्यों अधिकार बताए या क्यों अधिकार जताए। तारा के मन में कभी कभी टीस उठ जाती थी, यानी तारा के मन में टीस यानी कभी कभी तारा के मन में दुख उठ जाता था। मेरा कौन है, सोचती आपसे कैसे और क्या होते हैं, यानी वो कहती कि सोचती है कि आपसे क्या होते हैं, कैसा था। श्यामा, नरोत्तम, मर्सी, माथुर मेरे अपने ही है, यानी जो भी आप यहाँ पर दिल्ली में मिली हुई श्यामा है, नरोत्तम है, मर्सी है, माथुर है, यह सब अपने ही, ऐसा तारा समझती है। रावत साहब और डॉक्टर साहब भी है, परंतु ऐसा कौन था जिससे लड़ सकती या जिसकी चिंता में डूब सकती थी। यानी वह समझती है कि श्यामा है, नरोत्तम है, मर्सी है, रावत साहब है, डॉक्टर साहब है, यह सब कुछ तो अपने ही है, लेकिन ऐसा कौन नहीं है जिसके साथ तारा लड़ सकती है, झगड़ सकती है, जिसकी चिंता में तारा खोई सी रह सकती है। पिछले 3 मास से तारा के उस प्यार को उसकी गाड़ी ने समेट लिया था, यानी वह उसके प्यार को
तारा ने गाड़ी ने समेट लिया था। आरंभ में जब लोगों ने उसे छोटी सी सेकंड हैंड गाड़ी लेने के लिए कहा था तो उसे बहुत संकोच अनुभव हुआ था। यानी उसने गाड़ी ली थी और लोगों ने कहा था कि सेकंड हैंड गाड़ी लेनी चाहिए, तो उसने एक संकोच उत्पन्न हुआ था। लेकिन अंडर सेक्रेटरी बन जाने के बाद वह आवश्यक होगा। यानी जो अंडर सेक्रेटरी है, पदोन्नति हो जाने के बाद वह गाड़ी का जो सपना था वह गाड़ी उसने ले ली। और बरस भर तक कई गाड़ियाँ नापसंद करते करते ऐसी उमंग आ गई कि सरकार से कर्ज लेकर बिल्कुल नई और बड़ी गाड़ी खरीद ली। यानी वह गाड़ियाँ देखते देखते उसने 1 साल बिता दिया और फिर अंततः सरकार से कर्ज लिया, लोन लिया और फिर उसने एक अच्छी सी बड़ी गाड़ी, नई गाड़ी खरीद ली। वह गाड़ी तारा की पूरी कमाई और कर्ज समेट कर उसका सर्वस्व बन गई थी। यानी वह गाड़ी से लगा हो गया था, क्योंकि उस गाड़ी में तारा की जितनी कमाई है वह सभी कमाई और वह कर्ज से सब कुछ उसने कर खुद के पैसे से, खुद के मेहनत से गाड़ी ली थी। तो गाड़ी के प्रति तारा के मन में एक आदर सम्मान था, एक प्रेम था, क्योंकि वह उसकी खुद की कमाई की चीज़ थी। अ, काले रंग की तरह उज्ज्वल कोमियम की पत्तियों की रेखाओं से बंधी, भीतर लाल मखमली कार्ट से मड़ी उस गाड़ी से अधिक चिंता और रखवाली की वस्तु संसार में तारा के लिए दूसरी नहीं थी। यानी वह तारा के लिए गाड़ी सब कुछ थी। तारा वह गाड़ी पर ही अपना जो है वह जी लगाती थी और तारा के लिए इस संसार में कोई मूल्यवान वस्तु उस गाड़ी के सिवा नहीं थी। गाड़ी को कोई जबर या झटका न आ जाए, इस विचार से उसने आरंभ में एक ड्राइवर रख लिया था, परंतु गाड़ी को समझने और ठीक से चलाने की शिक्षा उसे नरोत्तम सोए देता था। यानी वह गाड़ी को कुछ खरोच ना आ जाए, कुछ चलाते समय गलत न हो, इसीलिए वह तारा ने प्रारंभिक दौर में जब नई गाड़ी ली थी तो तारा ने एक ड्राइवर रखा था, लेकिन तारा को गाड़ी समझाने में या चलाने में नरोत्तम ने ही सहायता की थी। तारा इस विषय की 2 छोटी छोटी पुस्तकें भी खरीद लाई थी। यानी गाड़ी कैसे सीखनी चाहिए, इसलिए वह तारा जो है एक छोटी 2 किताबें भी खरीद कर लाई थी। तारा की गाड़ी ने तारा के जीवन में रस उत्पन्न कर दिया था। 2 ही मास में वह गाड़ी की चाल की आवाज़ों को खूब समझ में पहचानने लगी थी। स्टार्टर पर उंगली का स्पर्श पाते ही इंजन महीन महीन शोर में किक किक बोल उठता। यानी वहाँ 2 महीने उसको गाड़ी लेकर हुई थी और वह गाड़ी की आवाज़ से ही वह सब कुछ समझती थी। और जो गाड़ी स्टार्ट करते समय जब उंगलियों का स्पर्श हो जाता था तो उसमें से शोर किक किक बोल उठता था। एक्सीलेटर पर पाँव के संकेत से गाड़ी की घुर्राहट घट या बढ़ जाती थी। यानी जैसे एक्सीलेटर दबाते हैं तो गाड़ी की जो आवाज़ है वह बढ़ जाती थी, इंजन की आवाज़। जैसे वह सजीव हो, स्पर्श के संकेतों का उत्तर दे रही हो। यानी जैसे गाड़ी सजीव हो, हम जिस प्रकार स्पर्श करते हैं वह उस पर प्रतिक्रिया देती हो। तारा के संकेतों और स्पर्शों से वह धूप में वर्षा में तारा को गोद में लिए वायु वेग से चल सकती थी। यानी धूप हो, वर्षा हो, वह तारा को सुरक्षित वह गाड़ी जो है खुद के गोद में बिठाकर ले जा सकती थी। यह सब शक्ति तारा की इच्छा और स्पर्शों पर निर्भर करती थी। यानी सब कुछ जो गाड़ी की वो शक्ति जो है, तारा जिस प्रकार चलाती थी उस प्रकार वह प्रतिक्रिया देती थी। तारा अपनी गाड़ी की गोद में बैठती थी, परंतु उसे बच्ची के समान प्यार करती थी। यानी तारा गाड़ी के गोद में बैठती थी, लेकिन वह गाड़ी को बच्चे के समान प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। किसी अपरिचित स्थान में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती तो मन में चिंता बनी रहती, कोई बच्चा कंकड़ से उसके शरीर पर खरोच न लगा दे। यानी किसी अपरिचित स्थान पर गाड़ी यदि खड़ी करते, पार्क करते हैं, तो तारा के मन में एक झुंझलाहट होती थी, एक चिंता होती थी कि कोई बच्चा उस पर कंकड़ न फेंके, कोई खरोच न आ जाए, कोई बेपरवाह ड्राइवर ठोक कर न मार दे। तारा की मौन परंतु सशक्त गाड़ी ही उसकी गुप्त उदासी की साथीन थी। यानी वह तारा के जीवन में गाड़ी ही महत्वपूर्ण थी और गाड़ी के बारे में ही उसके मन में चिंता रहती थी। अकेलापन लगता तो तारा 30-40 मील घूम आती। यानी कभी तारा को अकेलापन महसूस होता तो वह गाड़ी में बैठकर गाड़ी घुमाकर 30-40 किलोमीटर घूम कर आती थी। गाड़ी की गति से उमंग अनुभव करती। स्पीडोमीटर गाड़ी की गति 60 बताने लगता तो वह मन ही मन शाबाश शाबाश कहकर गाड़ी को पुचकार देती, बस बस।
यानी वह कभी चलाते चलाते गाड़ी की स्पीड है 60 पर जाती, तब वो गाड़ी भी 60 पर जाती है और गाड़ी तेज़ गति से दौड़ती है, तब वो शाबाश शाबाश कहती है और फिर धीरे धीरे गाड़ी की जो गति है 60 से नीचे लाती थी या कम कर देती थी। नरोत्तम 6-7 माह कलकत्ता में था तो तारा को नियमित रूप से प्रति दूसरे सप्ताह पत्र लिखता था। यानी नरोत्तम वहाँ कलकत्ता में था, दिल्ली से बाहर कलकत्ता में था, तो वह हर महीने के दूसरे सप्ताह में तारा को पत्र लिखता था। तिवारी ने भी अलीगढ़ के कई पत्र लिखे थे। तारा ने दो का ही उत्तर दिया था। जो तिवारी था, तिवारी ने भी अलीगढ़ से कुछ पत्र लिखे थे और तारा ने उसमें से 2 पत्रों का उत्तर दिया था। उत्तर न पाकर तिवारी ने भी फिर न लिखा, यानी वह तारा ने उत्तर न पाया, तारा ने कुछ तिवारी के पत्रों का उत्तर न दिया, इसलिए तिवारी ने भी आगे पत्र नहीं लिखे। इधर इसके अतिरिक्त तारा को पत्र नहीं आते थे, यानी तिवारी और नरोत्तम इन दोनों को ही पत्र आते थे, इससे आदि कोई पत्र नहीं भेजता था। उसके नए संसार के सब परिचित दिल्ली में ही थे, यानी जो भी वो नए संसार था, यानी जो नए आकर दिल्ली में बसे थे और दिल्ली में जो भी वो परिचित लोग थे वह तो उसके नज़दीकी थे, तो वह मिल लेते थे, पत्र नहीं भेजते थे। इधर जुलाई के दूसरे सप्ताह में उसे घर के पते पर एक पत्र मिला था, यानी जुलाई के दूसरे सप्ताह में तारा के घर पर एक पत्र मिला था। वह पत्र मिस देवा का था, यानी वो पत्र जो था मिस देवा का था। नरोत्तम की मार्फत मिस देवा से तारा का परिचय हो गया था। मिस देवा जो है वह जो वहाँ गवर्नेंस आई थी मिसेज अग्रवाला के यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसने तारा नरोत्तम के पास से पता पाकर नरोत्तम के मार्फत एक देवा ने पत्र लिखा था। एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी था, यानी एक दूसरे से मिलना जुलना था। दोनों में खूब आत्मीयता हो गई थी। देवा को लखनऊ में अच्छी जगह मिल गई थी, यानी देवा ने भी अच्छी जगह अच्छी नौकरी मिल गई थी और दोनों में एक लगाव था, मित्रता थी। जुलाई में वहाँ चली गई थी। लखनऊ जाकर उसने एक पत्र अपनी नई परिस्थितियों के बारे में तारा को लिखा था और आम का पार्सल भी भेजा था। यानी लखनऊ से देवा ने तारा के लिए आम का पार्सल भी भेजा था और पत्र भी जो नए जिंदगी में बदलाव आए उसके बारे में भी लिखा था। देवा को पत्र और कामों के पार्सल की देवा को पत्र और आमों के पार्सल की रसीद मिलने के 2-3 दिन बाद तारा को दफ्तर में अपने नाम से एक तार मिला था, यानी वहाँ जो पार्सल किया है उसने देवा ने जो रिसिप्ट है वहाँ पा ली थी और उसके दफ्तर में वहाँ एक तार मिला था। तारा को बहुत विस्मय हुआ, उसे किसने किस बात के लिए तार दिया, यानी तारा को विस्मय हुआ कि किस बात के लिए किसने तार दिया है। भाई और माता पिता की याद आ गई शायद, यानी उसको याद आई कि भाई पूरी हो या माता पिता किसी ने तार भेजी हो। तार था तुमसे मिलकर नहीं आ सका, यानी वह उसमें तार में यह था कि तुमसे मिलकर नहीं आ सका। अपने स्वस्थ और कुशल का समाचार देता प्राणनाथ, यानी जो नाथ जो था वह था और नाथ ने जो भी कुशल मंगल है वह लिखा था और वह इसलिए कहता है कि मैं तुमसे आते समय मिल न सका, इसलिए खेद व्यक्त किया था। तारा में डॉक्टर प्राणनाथ का शिमले का पता भी था, यानी वहाँ पर डॉक्टर प्राणनाथ का शिमला का पता था। तारा गदगद हो गई, हृदय उमंग उठा, मन असीम सांत्वना और शांति से विभोर हो गया, जैसे अंतन कृपा और शुभ कामना से उसे सभी प्रकार से संकटों और आपत्तों से शरण देती हो। यानी उसका प्राणनाथ का पता मिलने के बाद वह तारा जो है खुश हो गई और एक उसको ऐसा लगा दुख में सहारा मिल गया। दफ्तर की फाइलों पर सब और तारा के कागज पर टाइप किए हुए अंग्रेजी के शब्द ही दिखाई दे रहे थे। मन चाहा परंतु तुरंत पत्र दिख कर उत्तर दे फिर सोचा नहीं, घर में शांति से बैठ खूब विस्तृत पत्र लिखी, यानी वह चाहा वहाँ पर भी उत्तर दे दूँ, लेकिन फिर कहता है कि घर जाकर शांति से बैठकर उसका विस्तारित रूप में मैं उत्तर दूँ। तारा ने रात बहुत देर तक जाग कर डॉक्टर नाथ को पत्र लिखा, सूचना दिए बिना चले जाने की शिकायत और भोजन का निमंत्रण स्वीकार करके न आने की शिकायत भी की थी। यानी तारा ने घर जाकर एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा था जो भी जाते समय मुझे मिलकर नहीं गई या बताकर नहीं गई यह शिकायत थी, और भोजन के लिए आने का आमंत्रण स्वीकार किया और आए नहीं यह भी शिकायत की। कितनी ही बातें 8 पृष्ठ लिख दिए तब भी असली बात रह गई, यानी वह 8 पृष्ठों का पत्र लिखा लेकिन फिर भी जो बात कहनी थी वह बात रह गई, यानी तारा नहीं बता पाई। तारा को लगा यह सब व्यर्थ है, डॉक्टर साहब को पत्र लिखने का मतलब उन्हें परेशान
करना तो नहीं होना चाहिए। यानी तारा कहती कि यह सब बेकार की बातें है। डॉक्टर साहब को पत्र लिखना यानी उनको समस्या पहुंचना या उसको परेशान करना यह नहीं होना चाहिए। नहीं तो तारा ने पत्र लिखा और वह पत्र पाकर डॉक्टर नाथ परेशान न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तारा सोचती है। सोचा पहले तार का जवाब तार से दे दूँ। यानी तारा सोचती है कि पहले जो तार मिला है तार का जवाब तार से ही दे दूँ। और रात के 11 बज चुके थे। फ़ोन उठाया और फ़ोन से एक्सप्रेस तार दे दिया। यानी फ़ोन उठाया और फ़ोन से एक्सप्रेस तार दिया, यानी स्पीड पोस्ट। कृपा के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। पत्र लिख रही हूँ तारा। यानी वह कहती कि मैं आपका तार मिला और इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और पत्र लिख रही हूँ तारा, यानी पत्र मिल जाए ऐसा। तारा का मन और शरीर पुलकित थे, परंतु संयम से सोच व्यर्थ प्रसंग छोड़कर पत्र लिखा। यानी तारा जो थी वहाँ एक खुश हुई और खुश होने के बाद उसने पत्र लिखा। डॉक्टर हिंदी जैसी वैसी ही जानता था। तारा जो कुछ लिखना चाहती थी वह बात हृदय से अंग्रेजी में उठ नहीं रही थी। तारा जो कहना चाहती थी वह बात अंग्रेजी में तारा बता नहीं सकती थी। उसने बहुत संवार कर छापे जैसे स्पष्ट अक्षरों में लिखा। यानी तारा ने जो भी लिखना था एक छापे जैसे स्पष्ट अक्षरों में लिखा। परम आदरणीय डॉक्टर साहब, पर तारा ने पत्र लिखा, उसमें लिखा कि परम आदरणीय डॉक्टर साहब, अमित मंगल आशीष के रूप में आपका तार मिल गया। यानी आपका तार जो है कि अनेक कृपाओं से आशीर्वाद से मिल गया। उसके अनुकूल धन्यवाद कैसे दे सकती हूँ। आपकी उदारता ने कभी ऐसी औपचारिकता की अपेक्षा भी नहीं की। यानी आपने तार भेजा इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं इसकी अपेक्षा औपचारिकता नहीं बता सकती, यह बता रही है। बहुत दिन पहले ही कॉलेज में दाखिल होने की इच्छा करने पर ही आपने मेरे भविष्य का अनुमान करके कहा था कि मुझे अपने पाँव पर खड़ी होना सीखना चाहिए। यानी वह एडमिशन हुआ था, वो पहले की बात तारा को याद आ रही है। जब एडमिशन होता तभी कहा था आपने तारा से कि तुम्हें खुद के पैरों पर, खुद के भविष्य के बारे में जानकर खुद के पैरों पर खड़ा रहना है। इस प्रयोजन से आपने जो उदार सहायता दी थी उसके कारण मैं अपने निर्वाह के लिए अपने पाँव पर खड़ी होने में समर्थ हो सकी हूँ। यानी तारा पत्र में लिख रही कि आपने जो मुझे कहा था कि खुद के पैरों पर खड़ा रहना चाहिए, तो मैं उसी को एक समर्थन पाकर, आपने जो समर्थन किया उसी को समर्थन पाकर मैं आज खुद के पैरों पर खड़ी हो गई हूँ या खुद मैं जीने लगी हूँ। आपके आशीर्वाद से पूर्णतः स्वस्थ शरीर हो। यानी आपके आशीर्वाद से मैं आप स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। मन में भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कभी कभी यह ख्याल था कि परिस्थितियों ने मुझे अकेली बना दिया था, परंतु जिस दिन दिल्ली में अकस्मात आपके दर्शन हो गए, अपने भाग्य से वहाँ शिकायत भी नहीं रही। यानी तारा लिख रही है नाथ से कि मुझे ऐसा लगता था कि परिस्थिति के अनुसार मैं अकेली हूँ, लेकिन जब अकस्मात अचानक आपसे मुलाकात हुई और वह अकेलापन था, वह अकेलापन भी मिट गया और अब मुझे अकेलापन की जो शिकायत थी वह भी नहीं है। अनुभव किया कि रक्षा की मंगल छाया मेरे सिर पर बनी हुई है। यानी वह तारा लिख रही कि मैंने अनुमान किया मेरी जो रक्षा करने वाली जो छाया है, यानी रक्षक जो है वह आप है। मेरा परिवार आपसे सदा सहायता पाता रहा है। मैं आप भी उस कृपा से वंचित नहीं हूँ। यानी आपने हमारे परिवार पर, प्राणनाथ को कह रही कि तुमने प्राण डॉक्टर साहब से कह रही कि तारा तुमने जो है हमारे परिवार की बहुत सहायता की और उस सभी के लिए मैं कृपा करती, यानी आपको जो भी सहायता की उसका मैं एहसानमंद हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगी, ऐसा वह कहती है। उसे अपना अधिकार समझाती हूँ, धन्यवाद क्या दूँ। यानी कहती कि मैं अधिकार समझती हूँ, धन्यवाद क्या दूँ। नरोत्तम जब भी मिलता है आपको आदर सहित याद करता है, उसी प्रकार चड्डा, मर्सी दीदी, मातुर भाई भी सभी लोग आपकी सराहना करते हैं। तो मन ही मन गर्व अनुभव करती हूँ कि आपकी कृपा और उदारता को इन सब से अधिक मैं ही जानती हूँ। यानी तारा कहती कि जब भी वह नरोत्तम है, चड्डा है, मर्सी है, मातुर है, यह सब मिलते हैं तो आपकी सराहना करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और यह सब सुनकर मुझे गर्व होता है, ऐसा तारा उस पत्र में लिखती है और कहती है कि अंतिमतः इन सबसे अधिक मैं ही आपको जानती हूँ, आपके समय का मूल्य जानती हूँ। इस देश की अनेक समस्याओं को सुलझाने के लिए योजना बनाने का या देश के सबसे आवश्यक काम का बोझ आप पर है। यानी तारा
कहती कि इस समय मैं आपके समय की कीमत जानती हूँ। आप पर इस देश की योजना बनाने का, इस देश की जो भी समस्या है उनको सुलझाने का बोझ है। आप समाज और देश के लिए कितनी उपयोगी है। मुझे लगता है निर्भर तो हो सकी, पर समाज के लिए कुछ उपयोगी नहीं बन सकी। यानी कहती है कि वह समाज को आपकी ज़रूरत है, आप समाज के उपयोगी है। समाज में जो भी समस्या है वह छुड़ाने के लिए, जो भी नियोजन है वह बनाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा तारा बता रही है। और कहती है तारा, जो आत्मनिर्भर तो मैं बन सकी हूँ, लेकिन समाज के लिए मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं समाज के उपयोगी नहीं हूँ। मेरा पथ दर्शन आप ही करेंगे। आप शायद 2 मास तक आ सकेंगे, परंतु वहाँ से भी आपकी मंगल कृपा पा रही हूँ। यानी वहाँ तारा कहती है पत्र में कि आप जो है मेरे पथ दर्शक हो, आप जो हो मेरे प्रेरणा स्थान हो, और सदा आप मुझसे दूर हो, 2 मास तक दूर हो, फिर भी वहाँ से ही आपका जो आशीर्वाद है मैं पा रही हूँ। आपकी जो कृपा है वह कृपा मुझ पर बनी हुई है। ऐसी तारा उस पत्र में नाथ को लिख रही है। वह कृपा मुझे ज़रा भी दूर नहीं लगती। सदा आपके आशीर्वाद की कामना और अधिकार सहित आपकी शिष्या तारा। यानी तारा अंतिमतः समारोप करते हुए पत्र का समारोप करते हुए कहती है कि वह जो आपका जो आशीर्वाद कृपा है वह मुझसे सदा दूर नहीं है, वह हमेशा मेरे साथ है। और कहती है अंतिमतः सदा आपके आशीर्वाद की कामना, यानी जो आशीर्वाद है, जो भी कृपा है वह सदा मुझ पर बनी रहे, आपकी शिष्या तारा। ऐसा अंतिमतः वह समारोप करती है। तारा का अनुमान था डॉक्टर नाथ को लिखे पत्र का उत्तर सप्ताह 10 दिन में आ जाएगा। इन तारा ने जो पत्र लिखा था उसका उत्तर तारा को अनुमान लगाया था कि 1 सप्ताह में या 10 दिन में मिल जाएगा। सप्ताह के बाद वह उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगी। 2 सप्ताह तक उत्तर नहीं आया तो सोचा उत्तर के लिए याद दिलाओ। यानी तारा को 2 सप्ताह हुए, कुछ पत्र का उत्तर नहीं आया। फिर तारा ने सोचा कि उस पत्र का उत्तर देने के लिए कुछ उसको याद दिला दूँ। अभी कामकाज में व्यस्त होते हैं। वह अनुमान किया शायद मिलने से बाहर हो या बहुत ही व्यस्त हो, तो मेरे याद दिलाने से क्या लाभ होगा। यानी वह फिर अनुमान व्यक्त किया तारा ने कि डॉक्टर नाथ जो है यह काम में व्यस्त होंगे या दूर थे, तो फिर याद दिलाने से भी क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने कृपा की है तो उसके लिए जवाब तलब करने लगूँ। अगस्त के तीसरे सप्ताह तक भी नाथ का उत्तर नहीं आया। यानी फिर भेजा उत्तर आएगा, प्रतीक्षा कर रही है। और अगस्त माह के तीसरे सप्ताह तक उसका उत्तर नहीं आया। तारा ने मन को समझा लिया। जानना चाहते होंगे मैं स्वस्थ हूँ, परेशान नहीं हूँ। उन्हें उत्तर मिल गया। ठीक है, मैंने ऐसी कौन सी बात लिखी थी कि उत्तर देते। यानी वो कहती कि मैंने जो लिखा था वह सब कुछ कुशल मंगल था, और मैंने ऐसी कौन सी बात लिखी थी जो कि डॉक्टर नाथ मुझे उत्तर दे सके। सितंबर के अंत में तारा को डॉक्टर नाथ का संदेश फोन से मिला। वह दिल्ली लौट आया था, संध्या 6 बजे घर पर आ जाएंगे। यानी वह सितंबर के अंत में डॉक्टर नाथ का तारा के यहाँ फ़ोन आया, और फिर फ़ोन पर बात हुई, और वह दिल्ली लौट आए थे, और वो शाम 6 बजे तारा से मिलने आ रहे थे। नाथ संध्या तारा के यहाँ आया तो तौलिए में बंधी छोटी सी गठरी लिए था। गठरी तारा की ओर बढ़ाकर बोला, यह लो। यानी जो एक तौलिए में एक गठरी बंद कर लाई थी छोटी सी, और वो गठरी जो है तारा को दी और कहा कि ये लो। गठरी में बंधे सेब खूब महक रहे थे। तारा कृत्य और गदगद हो गई। यानी सेब जो है वह महक रहे थे, और वो सेब लाए थे, और वो लेकर तारा खुश हो गई। तारा नाथ के आत्मीयता भरे आशीर्वाद में डूब गई। गठरी को आदर से दोनों हाथों में लेकर हृदय पर चिपका कर लाड से पूछ लिया, मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। यानी वो सेब लिया और सेब को हृदय से लगाकर पूछ रही है स्नेह से कि मैंने जो पत्र लिखा था उसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्या उत्तर देता। तुमने कोई बात पूछी थी, कितनी शकील हिंदी संस्कृत में ही लिखा था। यानी ये कहता है नाथ कि उसमें उत्तर देने योग्य बात तुमने कुछ लिखी नहीं थी, कितना अच्छा और सरल हिंदी में था और संस्कृत में लिखा था, डिक्शनरी देखकर भी समझना मुश्किल था। यानी जो डिक्शनरी देखी फिर भी उस शब्दों का अर्थ जो है समझना मुश्किल था। लगा भक्ति का उपदेश पढ़ रहा हूँ, भगवान की कृपा और आशीर्वाद से अब हिंदी सीखनी होगी। यानी वह नाथ जो है कहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से मुझे भी अब हिंदी सीखनी होगी, क्योंकि तुमने जो हिंदी में लिखा था उसका मैं एक उपदेश ही भक्तिपरक समझा। हिंदी सरकारी भाषा बन
हिंदी सरकारी भाषा बन रही है, आप तुमसे ही पढ़ूंगा। यानी वह कहता है हिंदी जो है आप सरकारी भाषा बन रही है तो आप हिंदी सीखनी है तो मैं तुम्ही से हिंदी सीखूंगा। तारा को नात की मीठी मीठी छिटकी बुरी नहीं लगी, परंतु बाद में फिर ख्याल आया शायद मैं बहुत पढ़कर अधिकार अधिकार वो अधिकार की बातें लिख गई, उन्हें यहाँ दिखावा लगा होगा, ठीक नहीं हुआ। यानी वो फिर सोचा और फिर जिसने तारा ने लिखा और किसने अधिकार की बात लिखी गई और वह नाथ को बुरा लगा, अच्छी नहीं लगी, ऐसा उसको लग रहा था। जून 1953 के पहले रविवार मर्सी के लड़के अशोक का मुंडन था। यानी वह अब यहाँ पर एक बात याद रखिए, जो मर्सी का जो पति था, मर्सी के पति का नाम चड्डा था और मर्सी और चड्डा के बेटे का नाम अशोक था, याद रखिए, क्योंकि आजकल एनटीए ऐसे ही छोटे छोटे बातों को लेकर प्रश्न पूछ रहा है। जून 1953 के पहले रविवार मर्सी के लड़के अशोक का मुंडन था, यानी बाल कटवाने का था। हीरालाल अवसर मिलने पर मर्सी भाभी से उलझे बिना नहीं रह सकता था। यानी जो हीरालाल जो है अवसर मिलता था तो वह मर्सी से कुछ उलझाता था, कुछ बात करता था। मर्सी ने मुंडन के अवसर पर हवन पूजा के अनुष्ठान के लिए एक पंडित बुला लिया था। यानी मर्सी ने जो मुंडन था उसके लिए एक हवन करने के लिए, पूजा करने के लिए एक पंडित को बुलाया था, एक आमंत्रित किया था। हवन के बाद अशोक के जन्म के रेशम जैसे काले घुंघराले बाल काटकर सिर उस तरह से मुंड दिया था। यानी वह उसके बाल हवन पूजा होने बाद जो अशोक था उसके जो रेशम घुंघराले बाल थे वह बाल काट कर एक मुंडन बनवा लिया था। हीरालाल बोल उठा, भाभी क्या जुल्म कर दिया, हिंदू से ब्याह करके तुम भी हिंदू हो गई। यानी मर्सी जो है वह हिंदू नहीं है और वह क्रिश्चियन है। तो हीरालाल कहता है कि भाभी जी तुमने हिंदू से ब्याह करके खुद तुम हिंदू बन गई, तुम्हारी सब अक्ल मारी गई, इतने सुंदर लड़के की शक्ल कोरी कांडी कैसे हो गई। यानी कहते कि इतने सुंदर लड़के के तुमने बाल काट कर उसकी जो शक्ल है वह बदसूरत कर दी। मर्सी ने हीरालाल की और आंखें चमका कर कहा, मैं क्या हिंदू हो गई। लड़के का चाचा केश कटा बैठा तो मैं इसे कब तक जटाधारी बनाए रखती। यानी कहती है कि मैं क्या हिंदू मर्सी जो एक चौंक कर चमक उठती है और देखती है कि क्या मैं हिंदू हो गई, यानी क्या मैं हिंदू हो गई। लड़के का जो चाचा है वह केश काटता है, वह बाल काटता है और मैं उसके भतीजे यानी उसके भतीजे को मैं कैसे जटाधारी, कैसे बाल रखवा देती। हवन कराने के बाद पंडित जी रह न सके, वे बताने लगे जन्म के केश बालक के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यानी जो हवन किया, पूजा किया तो वो पंडित जी कहते कि वो जन्म के जो जन्म होने के बाद जो भी वो केश रहते हैं, बाल होते हैं, वह बाल बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। माता के गर्भ के केश अस्वच्छ होते हैं, उनसे मस्तिष्क में गर्मी रहती है। यानी वह पंडित जी बता रहे कि माता के गर्भ में रहने के बाद जब बच्चों को वो बाल आते हैं और वह जो बाल है वह बच्चे के मस्तिष्क में गर्मी उत्पन्न करते हैं, इसलिए वह उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। आर्यों के सब संस्कार वैज्ञानिक पंडित जी का उपदेश मर्सी सह न सकी, टोक बैठी। दुनिया भर में मुंडन नहीं होता, वहाँ सबके दिमागों में गर्मी भरी रहती है, मेरा ही मुंडन कभी नहीं हुआ, मेरे दिमाग में कौन गर्मी भरी है। यानी वह मर्सी जो है सब कुछ वह सुनकर एक भड़क उठती है और जो आर्य समाज के जो लोग हैं वह उनके संस्कार जो है वैज्ञानिक है और वह कहती है कि पंडित जी का उपदेश मर्सी सह न सकी, यानी वो टोकती है। जो दुनिया भर में जो मुंडन नहीं होते, यानी दुनिया के जो अन्य लोग जो है वह मुंडन नहीं करते, वह जो कृत्रिम नैसर्गिक बाल होते माँ के गर्भ में आते वह बाल नहीं करते, इसीलिए उसके जो दिमागों में गर्मी भरी होती है। और वो मर्सी अंतिमता कहती है कि मेरा भी मुंडन नहीं किया गया तो मेरे दिमाग में भी कौन सी गर्मी भरी है, ऐसा वो कहती है। कुछ तो ज़रूर है, नरोत्तम ने धीमे से कह दिया। यानी नरोत्तम धीमे से कहता है कि कुछ तो गर्मी ज़रूर है। मर्सी ने नरोत्तम की ओर देख लिया और कहती गई, लड़के के सिर में फुसियाँ हो रही थी, सिर तो मुंडना ही था। यानी वो कहती कि वह ऐसी कोई सी बात नहीं है। वह कहती है, नरोत्तम ने तो धीमे से कहा कि ऐसी ही कोई बात है, तो वह कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लड़के के सिर में फुंसियाँ हो रही थी, यानी कुछ जुएँ हो रही थी, इसलिए वह उसके बाल काटना ठीक था।
पंडित जी उत्साह से बोल उठे, यही तो वैज्ञानिक बात है आर्यों ने, यानी वो कहते कि यही तो वैज्ञानिक बात है, आर्यों ने बता दी है। नरोत्तम बोल उठा, दीदी दीदी तो यह पाँव भर भर घी घी क्यों जला दिया, परोठे ही खिला देती। यानी फिर नरोत्तम कहता है कि यह जो हवन किया, हवन के लिए यह पाव भर घी जो है क्यों जला दिया, क्यों तुमने बर्बाद कर दिया, इसके तुम पराठे बना देती। मर्सी झलक उठ चमक झमक उठी, यानी मर्सी और झमक उठी, तुम्हारी सरकार रिपब्लिक डे के लिए लाखों नहीं फूक देती। यानी तुम्हारी जो सरकार है वह रिपब्लिक डे, यानी वह जो गणतंत्र दिवस है, जो स्वतंत्र दिवस है, उस पर लाखों रुपए खर्च क्यों कर देती है। मेरे लड़के के लिए छटांग भर भर घी भारी हो रहा है, यानी तुम्हारी सरकार लाखों रुपए बर्बाद करती है गणतंत्र दिवस पर या अन्य अन्य किसी काम के लिए, तब कुछ नहीं लगता, और मेरे लड़के के मुंडन पर कुछ छटाक यानी कुछ 50 ग्राम घी मैंने हवन में डाल दिया तो कौन सी भारी नुकसान हो गया, ऐसा वो कहती है। बेचारे के इतने प्यारे प्यारे बाल ऐसे ही कटा देती, यानी उसके जो प्यारे प्यारे बाल है ऐसे ही कटा देती, कुछ हवन पूजा न करने। सरकार और रिपब्लिक डे का जिक्र होते ही माथुर बोल उठा, यानी वह सरकार और रिपब्लिक डे का जिक्र मर्सी ने किया तो वह माथुर जो है वो बोल उठा, पीएम को तो प्रदर्शन का उन्माद है, यानी पीएम जो है प्रदर्शन करते हैं या प्रदर्शन करने का शौक है। राजनीतिक बहस शुरू हो गई, यानी आप जो है राजनीतिक बहस जो है वह शुरू हो गई। तारा ने अशोक को गोद में ले लिया, उसे पहनाया हुआ फ्राक उतारती हुई बोली, मुंडन के बाद बच्चे को नानी के घर का कपड़ा पहनने का रिवाज है। यानी तारा ने उस अशोक को गोद में लिया और वो कपड़े उतारते हुए कहती है कि उसका जो फ्राक है वह उतारते हुए कहती है कि मुंडन के बाद बच्चों को नानी के यहाँ का कपड़ा पहनने का एक रिवाज है। नानी का न सही मासी का कपड़ा पहनेगा, यानी वो कहती कि नानी का कपड़ा पहनना नहीं है तो मासी का वह ज़रूर। अभी वो तारा जो है उसकी मौसी के रूप में वहाँ हाजिर हुई है। वह अशोक के लिए अपहार में रोमपर बनाकर ले आई थी। तारा ने अशोक को रोमपर पहनाकर गोद में ले लिया, यानी जो रोमपर जो कुछ बच्चों के कपड़े होंगे वह ले आई थी तारा और वो उसने पहना दिए। सुनो, मर्सी ने अपनी ओर ध्यान आकर्षित करके तारा की ओर संकेत किया, सच बताओ यह खाली गोद अच्छी लगती है या भरी गोद। यानी अब मर्सी जो है उसके तारा के यहाँ शादी की जो बात है वह कर रही है और वह कहती कि मर्सी तारा को बताती कि सुनो, तुम्हें अपनी यानी अपनी ओर तारा का जो ध्यान है अपनी ओर आकर्षित करते हुए पूछती है तारा को कि वह यह गोद जो है यह खाली गोद अच्छी लगती है या भरी हुई गोद अच्छी लगती है, यानी गोद में बच्चा है तो गोद अच्छी लगती है या बिना बच्चे की गोद अच्छी लगती है। तारा झेप से लाल हो गई, विरोध में बोल उठी, दीदी तुम अच्छा फिर तुम बैठो, मैं लड़के को ले जाती हूँ। यानी तारा जो है एक लाल हो गई, यानी उसको तारा को पहले ही शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी, तो वह कहती है तुम तो बैठो, मैं जो उस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाती हूँ। तारा जीने की ओर घूम गई कि लड़के को लेकर भाग जाएगी, यानी तारा जो है जीने की ओर गई और ऐसा लगा कि उस लड़के को लेकर तारा अब भाग जाएगी। 9:30-10 तक लोग मुंह मीठा करके चलने लगे, यानी 9:30-10 बज रहे थे, लोग जो है मिठाई वाटाई खाकर जा रहे थे। तारा और नरोत्तम को मर्सी ने कह दिया, तारा और नरोत्तम को मर्सी ने कहा, तुम लोग दोपहर का खाना खाकर जाना, यानी तुम लोग दोपहर का खाना खाकर जाना। तारा ने नरोत्तम से कहा, यहाँ 3 घंटे कामरेडों की बहस सुनकर क्या करेंगे, यानी तारा कहती है कि यहाँ जो है जो कॉमरेड है उसकी बहस सुनकर क्या करेंगे। यहाँ तक आए हैं, चाहो तो कंचन के यहाँ हो जाओ, यानी कहती कि यहाँ तक आए हैं, चाहो तो कंचन से मिला। अभी कंचन जो है वह कनक की बहन थी, ये हो आए उनसे मिलाए। तारा ने मर्सी से कह दिया, हम लोग 1 घंटे तक आ जाते हैं, फैज़ बाज़ार के दूसरी ओर किसी से मिलना है। तारा जो है मर्सी से कहती है कि मुझे फैज़ बाज़ार में किसी से मिलना है और कुछ घंटे बाहर आते हैं। नरोत्तम तारा के साथ जीना उतर गया, तारा को बैठा कर गाड़ी चालू कर ली, फिर अचानक बोल उठा, दीदी इस समय उसके यहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। यानी वह नरोत्तम और तारा गाड़ी में बैठ गए और फिर नरोत्तम कहता है कि दीदी इस समय कंचन से मिलना ठीक नहीं होगा।
कंचन के यहाँ जाने के लिए नरोत्तम की अनिच्छा से तारा को विस्मय हुआ। क्यों, क्या बात है? यानी तारा को नरोत्तम की बात पर विस्मय किया और बोलती कि तारा पूछती कि नरोत्तम से, क्यों, क्या बात है? ज़रा गाड़ी उधर निकाल लूँ। नरोत्तम सोच में चुप रह गया। नरोत्तम सोच में चुप रह गया। कहता है कि गाड़ी उधर निकाल लूँ, क्या बात है? तारा ने फिर पूछा। तारा ने फिर पूछा, क्या बात है? कनक भाभी आई हुई है। यानी कहती कि कनक भाभी जो है वह आई हुई है। कब आई? यानी वह तारा कहती कब आई? महीना भर हो गया। यानी फिर वह महीना भर हो गया कि कनक आई है मुझे तो नहीं बताया। यानी तारा कहती कि मुझे तो नहीं बताया, कनक भाभी ने मैं आई हूँ, मुझे भी नहीं बताया था। यानी नरोत्तम कहता है कि मुझे भी नहीं बताया था, मालूम कैसे हुआ? फिर तारा पूछती कि तुम्हें मालूम कैसे हुआ? मैं कल संध्या ही उधर गया था, भाभी कुछ खास बोली नहीं, बहुत उदास थी, पिताजी भी बहुत उदास थे, घर में चुप्पी चुप्पी थी। यानी फिर मैं कल उधर जा रहा था तो भाभी मिली और वह कनक भी मिली और कुछ बोली नहीं, उदास थी, और बाबूजी भी उदास थे, घर में सब कुछ चुप था, मौन था। कंचन मुझे गाड़ी तक छोड़ने आई तो उसी ने बताया कि महीने भर से कनक दिल्ली में ही है, उस रविवार तुम्हारे यहाँ आई थी, तब तो उसने कोई जिक्र नहीं किया। यानी वह कह रहा है नरोत्तम कि वह महीने भर से, और कंचन जो है वहाँ मुझे गाड़ी तक छोड़ने के लिए आई थी। नरोत्तम बता रहा है तारा से कि कताईस थी और वह कह रही थी कि महीने भर से और रविवार के वहाँ तुम आई थी, और वह ऐसा बता रहा है। बिल्कुल नहीं ताज्जुब है? यानी कहती कि बिल्कुल नहीं ताज्जुब है, यही तो मैं सोच रहा हूँ, महीने भर से यहाँ है, तुम्हें भी मालूम नहीं। यानी कहता है नरोत्तम कि महीने भर से वह यहाँ है और तुम्हें भी मालूम नहीं। मैंने पूछा तुम्हारे यहाँ गई थी? कंचन ने सिर हिला दिया। मैंने पूछा कब कब तक रहेगी? यानी वो तुम्हारे यहाँ गई थी और उसने नाम में सिर हिलाया और कहती है। फिर नरोत्तम ने पूछा कि कब तक रहेगी? तुम्हें खबर दे दूँ? उसने कह दिया फिर बात करेंगे। यानी वो कहती कि मैं तुम्हें खबर कर देती हूँ और फिर बात करेंगे। ऐसा कहकर वह चली गई। नरोत्तम गोलसा के मोड़ पर बिना घुटे दिल्ली गेट की ओर निकल गया। यानी वहाँ से वह दिल्ली गेट की ओर गया। तारा ने चिंता प्रकट की, पता तो करना चाहिए क्या बात है? यानी तारा ने चिंता व्यक्त की और कहती है कि पता करना चाहिए कि बात क्या है, महीने भर से कनक जो है दिल्ली में है। मर्सी के यहाँ की भीड़ से बचने के लिए नरोत्तम और तारा कनाड प्लेस जाकर ब्लू नाइल में कॉफ़ी के लिए बैठ गए थे। नरोत्तम ने कहा, अभी कल ही गया था, इतनी जल्दी फिर चले जाना उचित होगा। यानी वह कहता है कनाड प्लेस में जाने के बाद वह ब्लू नाइस में कॉफ़ी पीने के लिए बैठते और वह नरोत्तम कहता है कि मैं कल ही गया था और इतनी जल्दी जाना आप उचित नहीं है, किसी बहाने चले जाओ। तारा कहती है नरोत्तम से, किसी बहाने चल जाओ, क्या बहाना हो सकता है? यानी फिर वह नरोत्तम कहता है कि जाने का क्या बहाना हो सकता है? बहाना नहीं मिलता, 2 सेर आम खरीद लो, कह देना मिस देवा ने लखनऊ से भेजे हैं, थोड़े मैंने कंचन के लिए दे दिए हैं। यानी वो कहती कि थोड़े से आम खरीदो और कह देना मिस देवा ने जो है लखनऊ से भेजे हैं और थोड़े से कंचन को भी दिए हैं, तो एक पुर्जा भी लिख दो, आज ही चला जाऊंगा या कल सही। यानी कहता है कि तो ठीक है, एक पुर्जा यानी एक पन्ना लिख दो, आज चला जाऊंगा या कल। कैसे सीधे बन रहे हो, जब शरारत करते थे तो किससे पूछते थे? यानी तारा कहती हो कि तुम जो है कैसे शरारत करते हो, कैसे सीधे बनते जा रहे हो? जब तुम शरारत करने के लिए करते थे और कंचन को मिलने जाते थे तब तो नहीं पूछते थे। दीदी वह मूड ही और होता है। यानी कहता है कि नरोत्तम यह वह मूड ही कुछ और होता है, वह बात ही कुछ अलग होती है। सुनो, कल जाना, कह देना मुझसे कनक के दिल्ली आने की चर्चा की थी। यानी वो कहती है तारा कल जाना और कह देना कि कनक से तारा से जो है दिल्ली आने की चर्चा की थी, ऐसा वह कह देना, ऐसा तारा उसको बता रही है। और मैंने कहा है कि मैं मिलने आऊँगी, वहाँ से लौटकर मुझे ज़रूर बताना, चाहे फ़ोन ही कर देना। यानी कहती कि मैं तारा जो है उसको मिलने आने वाली है, ऐसा कह देना, फ़ोन करना और मुझको मिलकर बता देना। मर्सी के यहाँ लौटकर तारा ने कागज़ लेकर एक पुर्जा लिख दिया। नरोत्तम से सुना है कनक भाभी आई है, मुझे फ़ोन कर देना, कब लौट रही है, उसके लौटने से पहले मिलने आऊँगी। यानी उसने एक पत्र लिखा, एक कागज़ लिखा और उसमें लिखा था कंचन से कनक भाभी कब आई है और वो कब जा रही है और जाने से पहले मुझको मिलकर जाए, ऐसा तारा ने लिखा। सोमवार की संध्या नरोत्तम ने आकर बताया, कनक भाभी ने जाने की तो कोई बात नहीं की है,
यानी सोमवार की संध्या वह जो है नरोत्तम तारा को आकर बता रहा है कनक ने जाने की बात कुछ की नहीं। पिताजी बाहर गए हुए थे, माँ जी चौके में थी। यानी वो पिताजी जो थे वह बाहर गए थे और माँ जी जो थी चौके में यानी रसोई में घर में थी, किचन में थी। हम लोग आंगन में बैठे थे, यानी हम लोग यानी कंचन, कनक और नरोत्तम जो है आंगन में बैठे थे। वह तो दिल्ली में ही नौकरी करना चाहती है, यानी कनक जो है आप दिल्ली में नौकरी करना चाहती थी। कह रही थी 150-200 ही मिल सके, यानी 150-200 रुपये मिले तो भी नौकरी करेगी। कुछ बात है ज़रूर, वह यहाँ सो ही आने के लिए कह रही थी, यानी वह कहती कि कुछ तो बात है। तारा सुनकर बहुत हैरान हुई। चिंता ने दबा दिया, जालंधर में क्या हो गया। यानी तारा सब कुछ सोच रही थी और चिंता में डूब गई कि जालंधर में क्या हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।